की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या किया गया है जो बीजेपी के नेता इससे भड़के हुए हैं। और इसी के साथ में झारखंड के अंदर आदिवासियों की बात कर रही बीजेपी के पीछे पड़ चुका है मणिपुर का भूत। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने साधा है जोरदार निशाना। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी पल की सारी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। करके चलेंगे सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए गठबंधन में ही आपस में फूट है और जब एकता ही नहीं है तो सरकार बनना तो लगभग असंभव है। और इसीलिए राज्य के अंदर इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में कोई रोक नहीं सकता लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए कोलकाता के अंदर मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है दोस्तों, जिसके बाद उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने अमित शाह की मौजूदगी में मारने काटने तक की बात कर दी दोस्तों। हालांकि अमित शाह ने इस पूरे मामले पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे मिथुन चक्रवर्ती को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती नहीं रुके, नॉन स्टॉप बयान देने लगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री की मौजूदगी में इस तरीके का बयान सामने आने के बाद देश भर के अंदर आलोचना हुई है। पार्टियों ने कहा है कि यह क्या तरीका है कि नेता का बयान देने का, ये तो खुलेआम लोगों को मारने काटने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, तब यह बयान दिया गया था दोस्तों। अब पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए विधाननगर पुलिस स्टेशन के अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि जल्द बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और अब इनको गिरफ्तार भी करना चाहिए विवादित बयान देने के लिए, मारकाट करने वाले बयान देने के लिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती जो पहले लोगों का काफी सम्मान प्राप्त करते थे, लोगों को लगता था कि एक एक्टर है उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन चीटफंड घोटाले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया उन्होंने और बीजेपी ने एंट्री दे दी है। इसके बाद अब विवादित बयान देते घूम रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दे दिया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन धरातल पर यानी ग्राउंड स्तर पर अगर आप देखेंगे तो गठबंधन है ही नहीं। तो फिर चुनाव लड़ा कैसे जा रहा है दोस्तों। साफ तौर पर नजर आता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए अपने विपक्ष के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ है। तो बीजेपी का गठबंधन जिसको महायुति गठबंधन कहा जाता है वो आपस में ही भिड़े पड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से शिकायत की है दोस्तों। उन्होंने बीजेपी के नेताओं की शिकायत करते हुए भाजपा आला कमान को कहा है कि आपके लोग यानी भाजपा के लोग गठबंधन धर्म का तो पालन ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे के वर्तमान विधायक को हराने के लिए भाजपा के लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे को बीजेपी का हर कार्यकर्ता समर्थन कर रहा है और एकनाथ शिंदे जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी के, उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। उनके उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा बीजेपी के लोगों ने खोल दिया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा के आला कमान के कहने पर बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे किसी गफलत में है, उन्हें लग रहा है कि बीजेपी आला कमान इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा के आला कमान के इशारे पर यह पूरा काम हो रहा है और एकनाथ शिंदे के साथ कहीं ना कहीं चुनाव के बाद मोए मोए हो गया है। बाद में उन्हें पता चलेगा क्योंकि बीजेपी ने पूरा एक जाल बिछा रखा है उनके खिलाफ, जो उन्हें अभी शायद महसूस नहीं हो रहा होगा और महसूस हो भी रहा होगा तो बोल नहीं सकते क्योंकि बीच चुनाव में है। सांसद हेमंत सोरेन ने चक्रधरपुर और सराय केला के अंदर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी के दोहरे मापदंड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये लोग झारखंड में आते हैं तो आदिवासी समाज की बातें करते हैं, इनको आदिवासी समाज की याद आ रही है लेकिन मणिपुर की याद इनको नहीं आ रही, जहां पर आदिवासी लड़की को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। भारतीय जनता पार्टी का वहां शासन काल चल रहा है, लेकिन झारखंड में आकर बीजेपी के लोग अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गांव बेलरा में सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नए नए सहयोगी बने रालोद के नेता जयंत चौधरी ने कैसा बयान दिया है दोस्तों, जिस पर उल्टा वो खुद ही सवाल के घेरे में है। आपको बता दें कि पिछली बार अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले और सपा के वोटों से ही अपने विधायक जितवाने वाले पीडीए के वोटों के समर्थन से विधायक जिताने वाले जयंत चौधरी पीडीए को लेकर यह मतलब समझा रहे हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। अब दोस्तों इनको समझाए कौन कि इन्होंने इसी समीकरण के आधार पर चुनाव जीता था। इनको 2022 में अखिलेश यादव ने इतनी सारी सीटें दी थी और अच्छा खासा विधायकों का नंबर इनका सामने आया था और इसके पीछे केवल एक ही कारण था कि पीडीए ने इनको वोट दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो उनको शायद पीडीए समीकरण के बारे में अब कुछ याद नहीं रहा, तो अब इस तरीके के बेतुका बयान दे रहे हैं और एक नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लिखकर जरूर बताएगा। इस पर क्या जवाब देना चाहते हैं। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डीजीपी के चयन को लेकर एक नई व्यवस्था की गई है। इससे पहले डीजीपी कौन बनेगा उसे लेकर पूरे अधिकारियों की एक लिस्ट केंद्र सरकार को भेजा जाता था, यूपीएससी को भेजा जाता था, वो तय करते थे कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन बनेगा। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि उन्होंने खुद की कमेटी बना ली है और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को इसमें रखा गया है जो तय करेंगे कि डीजीपी कौन होगा उत्तर प्रदेश का। यानी जो पावर पहले केंद्र सरकार के पास थी वो पावर उत्तर प्रदेश को मिल गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि सुना है कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 यानी दिल्ली वर्सेस लखनऊ का फिर से मुकाबला, मोदी वर्सेस योगी का मुकाबला फिर से चलने लगा है। अखिलेश यादव
यादव की ओर से तंज कसते बातें कही गई है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के नागपुर में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। नागपुर में प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि में श्रद्धांजलि देते हुए संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। सबसे पहले चुनावी भाषण में राहुल गांधी संविधान की कॉपी के साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूले के तहत राहुल गांधी ने संविधान बचाने, आरक्षण बचाने का मुद्दा अपने प्रचार के सेंटर में रखा हुआ है। राहुल गांधी ने संविधान से ही सरकार की अलग अलग संस्थानें बनती है बयान देते हुए कहा कि अगर संविधान ही नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बना है, अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा कि जब आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वे हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ठाणे में ब्रह्मांड चौक पर अविनाश जाधव और संदीप पाचांगे और संदीप राणे के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी के अभिनेता शरद उनसे मौजूद थे दोस्तों। उन्होंने इससे पहले शिंदे की पार्टी ज्वाइन की थी और उम्मीद कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे उनको कोई बड़े पोस्ट पर मैदान में उतारेंगे, उपनेता के तौर पर काम कर रहे दोस्तों। लेकिन राज ठाकरे के भाषण में नजर आए, इसका सीधा मतलब यह है कि वो एकनाथ शिंदे से नाराज चल रहे हैं। एक और एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के लोग जमकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन है। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेता एमएनएस के नेता राज ठाकरे के पास जाकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक और एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी को हराने का काम चल रहा है। दूसरी ओर उनके नेता भी पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से चुनाव हराने का प्लान बना रखा है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के लोग झारखंड में जाकर यूसीसी की बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की ओर से सरना कोड को लागू करने की बातें की जा रही है और यही चुनाव का मेन मुद्दा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूसीसी लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लोग अपने संकल्प पत्र में भी ये बातें सामने रख चुके हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के इतर सरना कोड लागू करने की मांग लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का अलायंस कर रहा है। आदिवासी समाज के लोग एक अलग तरीके की पूजा विधि अपनाते हैं, जिसके कारण उनको एक अलग तरीके का धर्म कोड के अंतर्गत पहचान मिलनी चाहिए, उसे सरना कोड कहा जाता है दोस्तों। और बीजेपी की केंद्र सरकार अभी तक सरना धर्म कोड को मंजूरी नहीं दे रही है, जो काफी बड़ा विवाद का कारण भी बना हुआ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी मामले पर अग्रेसिव है दोस्तों। और दूसरी ओर महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, युवाओं को लेकर दोनों गठबंधन की ओर से अपनी अपनी बातें गिनवाई जा रही है दोस्तों। और जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, खासकर घोषणाओं को लेकर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को नसीहत दे दी है दोस्तों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को राहत जरूर दी है, लेकिन अल्टीमेटम दे दिया है, नसीहत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपना समय बर्बाद ना करे, बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाए। कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा है कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाए कि ये घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में चल रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि ये अजित पवार का चुनाव चिन्ह है, ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ये बात लोगों को बतानी पड़ेगी और इसीलिए अखबार में 36 घंटे के अंदर डिस्क्लेमर देकर ये जानकारी छपाने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। चुनाव चिन्ह को लेकर जारी विवाद के बीच में शरद पवार गुट की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि अजित पवार गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजित पवार गुट को नए चुनाव चिन्ह का आवेदन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीते 24 अक्टूबर को भी सुनवाई की थी दोस्तों, जिसमें कोर्ट ने अजित पवार गुट को राहत दी थी। अदालत ने कहा था कि एनसीपी अजित पवार गुट महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनको चुनावी बैनर पोस्टर में यह लिखना पड़ेगा कि यह विवाद का विषय है, यानी अभी ये उनका चुनाव चिन्ह नहीं है। कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर कोर्ट ने फैसला लिया होता और शरद पवार की बात मान ली गई होती तो अब तक पूरी तरीके से चुनाव पलट गया होता दोस्तों, लेकिन लगातार प्रयास इंडिया अलायंस की ओर से जारी है। और अगर आप भी मानते हैं कि घड़ी चुनाव चिन्ह लेने के बावजूद लोकसभा चुनाव में हार गए थे, तो अब विधानसभा चुनाव में शरद पवार को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अजित पवार की हार यहाँ भी कुछ ना कुछ हद तक तय दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि अजित पवार पहले से ही बैकफुट पर है और बार बार आकर कहते हैं कि उनके चाचा शरद पवार को इस बार वोट मत देना, मुझको वोट दे दो, इस तरीके की बातें बार बार कह रहे हैं दोस्तों। साथ यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आप इस तरीके से लोगों के घर को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल पूछे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर कोर्ट का पारा चढ़ा हुआ है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है उसमें ना तो कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ना पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। कई जगह तो बुलडोजर आंख बंद करके चला दिए जाते हैं और उसके बाद कोई भी लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में नाराजगी है उत्तर प्रदेश की सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दोस्तों, इसीलिए फटकार लगाते हुए 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा गया है। यानी ऐसा कोई दिन जाता नहीं है जब उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई फटकार नहीं लगती है दोस्तों। इससे पहले मदरसा एक्ट को लेकर योगी सरकार के फैसले पर कोर्ट का बुलडोजर चल गया था। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर कोर्ट ने 25 लाख रुपए देने का आदेश जारी कर दिया। यानी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आई जाती है दोस्तों, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार को कोर्ट में फटकार लग रही होती है। इसके बावजूद बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन अच्छा चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को और हकीकत सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलकर सामने आ जाती है और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही है तो इसका सीधा मतलब यह है कि सबसे खराब तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है। साथ महाराष्ट्र में 14 दिन रह गए हैं चुनाव होने को लेकर दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र के 288 सीटों पर चल रहे चुनाव के बीच में अब जो
जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1259 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 280 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति जब्त की गई है। ये सारे पैसे चुनाव के अंदर इलीगल तरीके से खर्च करने की तैयारी चल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई चुनाव आयोग की ओर से। इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर नांदेड़ में लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में राज्य में कई जगह पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति में बगावत देखने को जरूर मिल रही है दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा बगावत अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने 40 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि बीजेपी के बागी चुनाव से हट ही नहीं रहे हैं दोस्तों। यानी समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर बीजेपी में बगावत चल रही है। नांदेड़ में बगावत करने वाले महानगर अध्यक्ष समेत 5 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष दिलीप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी के साथ में नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण विधानसभा की सीटें महागठबंधन के तहत यानी बीजेपी गठबंधन के तहत शिंदे गुट को मिली है और शिंदे गुट की ओर से यहाँ पर नांदेड़ उत्तर से विधायक बालाजी कल्याणकर को मैदान में उतारा गया है। नांदेड़ दक्षिण से आनंद बोधरकर को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। इस बीच बीजेपी के दिलीप कंडा कुर्ते और उनके साथ में संजय पाटिल के साथ साथ सुनील मोरे ने नांदेड़ दक्षिण से विद्रोह कर दिया है और चुनावी मैदान में उतर आए हैं। इसके अलावा नांदेड़ उत्तर से मिलिंद देशमुख भी मैदान में उतर आए हैं, जो बीजेपी के नेता है और बगावत कर रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे को झटका दे रहे हैं दोस्तों। यानी आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी गठबंधन के तहत जितनी सीटें दी गई है लगभग सारी सीटों पर भाजपा का कोई ना कोई नेता बगावत करके मैदान में उतरा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश चल रही है एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। इस तरीके की खबर सामने आ रही है तो साथ दोस्तों मीडिया ने सवाल पूछा था कि एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी के साथ में क्या शिवसेना यूबीटी के लोग बातचीत करेंगे यानी उद्धव ठाकरे बातचीत करेंगे। तो इस पर जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता एमएनएस के साथ बातचीत करने का। हम मर्यादाओं का पालन करते हैं और एमएनएस से कोई बातचीत नहीं होगी। कुल मिलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई समझौता नहीं होगा। ये बात खुलकर आदित्य ठाकरे ने कह दी है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या यह सही फैसला लिया गया है या फिर और कोई निर्णय लिया जाना चाहिए था? साथ साथ पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने छगन भुजबल पर आरोप लगाया है कि छगन भुजबल ने पिछले लोकसभा चुनाव में केवल दिखाने के लिए उनको सपोर्ट किया था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने उनके उम्मीदवारी के खिलाफ काम किया था। यानी पूर्व सांसद हेमंत गोडसे को हराने के पीछे अगर कोई था तो वो छगन भुजबल थे, विपक्षी उम्मीदवार की उन्होंने मदद की और उनको चुनाव जितवाया। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का क्योंकि गठबंधन है अजित पवार के गुट का, तो उम्मीद की जा रही थी कि भुजबल उनका सपोर्ट करेंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कह भी दिया था कि हम सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हेमंत गोडसे चुनाव लड़े थे शिवसेना एकनाथ शिंदे के टिकट पर, लेकिन बाद में उनको पता चला कि छगन भुजबल ने उनके साथ खेला कर दिया और यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार प्रकाश वाजे चुनाव जीत गए। अब उन्होंने आरोप को और मजबूती से लगाना शुरू कर दिया है और छगन भुजबल पर साफ शब्दों में कहा है कि वो केवल दिखाने के लिए मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में हराने का मुझे काम किया और केवल विपक्ष के लोगों को समर्थन किया था। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट का नेता और एकनाथ शिंदे गुट का नेता दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं। इस तरीके के कई मल्टीपल मामले हैं, तो साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि विधानसभा का चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महायुति के बीच में नहीं, बल्कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के इतर महायुति वाले खुद के अंदर लड़ रहे हैं चुनाव, यानी एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। पुराने मुद्दे भी एक बार फिर से उभारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं धमकियां तक दी जा रही है कि चुनाव हरवा देंगे। इस तरीके की बातें चल रही है, तो आपस में विवाद ही इनका सबसे बड़ा कारण है इनकी हार का, जो आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने सिसोई, खूंटी और हटिया में जाकर जनसभा को संबोधित किया है। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं उनकी सभा में आ रही है, जो साफ इस बात के संकेत है दोस्तों की आदिवासी महिलाएं और ओबीसी समाज की महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी अलायंस के साथ में आकर मजबूती से खड़े हो गए हैं दोस्तों। यानी महिलाएं हमेशा साइलेंट वोटर के तौर पर देखी जाती है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन की ओर से जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, जगह जगह महिलाओं को जुटाया जा रहा है दोस्तों, और मैया सम्मान योजना जिस तरीके से सफल धरातल पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव के समीकरण आप लोग झारखंड के अंदर पलटते देखेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिकॉर्ड तोड़ वापस सरकार बना लेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या महिलाएं इस बार झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सारे घुसपैठ के एजेंडे को ध्वस्त करने वाली है और एक तरफा चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत होने वाली है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आपसी गुटबाजी को थामने के लिए फैसला लिया है कि पार्टी शुरू से अपने संगठन का विस्तार करेगी, यानी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है दोस्तों, स्टेट के पीसीसी को भंग कर दिया, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में भी आसपास में कोई चुनाव नहीं है। एक बार फिर से नियुक्तियां की जाएगी, नेताओं को मौका दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। साथ साथ प्रियंका गांधी केरल के अंदर वायनाड में चुनावी प्रचार के लिए आगाज कर चुकी है। 11 नवंबर को वायनाड में प्रचार थमने वाला, उससे पहले प्रियंका गांधी वायनाड के अंदर प्रचार करेंगी दोस्तों, लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार वहां खत्म होगा 11 तारीख को और 13 तारीख को वोट डालेंगे, तो फिर प्रियंका गांधी वहां से सीधा महाराष्ट्र और झारखंड में नजर आएंगे, यानी झारखंड के सेकंड फेज में उनके इलेक्शन का प्रचार होने वाला है। महाराष्ट्र में क्योंकि 20 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे दोस्तों, लगभग 5 दिनों के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां करती नजर आएंगी और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के मद्देनजर भी अखिलेश यादव के साथ एक उनके रैली का आयोजन करवाया जाए। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद मीडिया वाले इतने ज्यादा अति उत्साहित हो गए हैं कि लोगों को फेक न्यूज दे रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के एक पैरोडी अकाउंट को शेयर करते हुए उस पर लिखी गई बातों को रियल बताते हुए इंडिया टुडे वालों ने न्यूज शेयर करते बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की बात की है और डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। इस तरीके की अफवाह फैलाने लगे लोगों ने इस पर फैक्ट चेक करते हुए कहा कि मोदी का जयकार लगाने वालों, मोदी के पैरोडी अकाउंट से कुछ पढ़ दे तो इसमें कौन
कौन सी बड़ी बात है, यानी दिन रात केवल मोदी मोदी जपना है और ये भी नहीं चेक करना है कि मोदी के रियल अकाउंट से ये बातें कही गई है या फिर गलत अकाउंट से ये बातें कही गई है। पैरोडी अकाउंट जो एक नकल के तौर पर अकाउंट बनाया जाता है उससे ये बातें कही गई है। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों को समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे मीडिया वाले नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए कितने व्याकुल हो गए हैं कि उन्हें बिना किसी चेक किए हुए कि कहां से ये बातें छापी जा रही है, कौन सा अकाउंट है, क्या असली अकाउंट है कि नहीं है, फर्जी अकाउंट से तो नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी है तो फर्जी अकाउंट की बातों को कोट करके भी नरेंद्र मोदी की बातें बताकर तारीफें की जा रही है। सुप्रिया सीनेट की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि मोदी का नाम देखते ही अति उत्साहित होना इनके लिए बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि इनका दिन रात काम ही यही है। साथ साथ झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जितना बीजेपी उठाएगी उतना बैकफुट पर जाएगी। कारण यह है दोस्तों की लोगों को पता है कि झारखंड के अंदर अगर बांग्लादेश के घुसपैठियों की समस्या है तो इसके पीछे कारण है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो शासन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। बॉर्डर के सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा अमित शाह के हाथ में है, लेकिन अमित शाह आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें घुसपैठियों की बातें करते हैं। तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय कर रखा है कि इस मामले पर ज्यादा बीजेपी को जवाब नहीं देना है। बीजेपी चाहे जितना बोले, क्योंकि लोगों को पता है कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी जितना उठाना चाहेगी उतना बुरी तरीके से फंसेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा फोकस मैया सम्मान योजना पर है, महिला वोटरों पर है। बीजेपी के लोग घुसपैठियों की बात बोलकर चुप हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि घुसपैठियों के मामले पर पूरे चुनाव का डिबेट शिफ्ट हो जाए और बीजेपी से अलग तरीके से अलग रंग दे दे। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या घुसपैठियों को लेकर जो बीजेपी के लोग दिन रात झारखंड में चिल्ला रहे हैं, क्या उस बात पर जवाब देना चाहिए इंडिया अलायंस वालों को, या फिर केवल गारंटी योजना के साथ साथ सरकार भविष्य में क्या स्कीम लेकर आएगी, इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए ताकि बीजेपी का जो डाइवर्ट करने का एजेंडा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। जैसे लोकसभा इलेक्शन में हो गया था, भाजपा के लोगों ने दिन रात हर तरीके के प्रयास किए लेकिन सफलता तो उनको मिली ही नहीं। साथ साथ दोस्तों 36 घंटे में अखबारों में डिस्क्लेमर दे अजित पवार, ये जो बयान कोर्ट की ओर से सामने आया है इस पर अब अजित पवार गुट ने कहा है कि वो फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन इतने दिन हो गए आज तक फैसले का सम्मान नहीं कर पाए, तो क्या अब सम्मान करेंगे या फिर केवल खाना पूर्ति के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद कुमार पांडे जो केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पत्र जारी करते हुए कहा है कि मैंने एक पत्र लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त को और मताधिकार के प्रयोग से वंचित करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त को जो लेटर लिखा गया इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव में लगे कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की तिथि घोषित की है, लेकिन किसी भी जिले में राज्य के सभी विधानसभाओं का पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं पहुंचा है। हद तो यह है कि प्रथम चरण के चुनाव वाले विधानसभा का भी पोस्टल बैलेट सभी जिलों तक नहीं पहुंचा है। उदाहरण के लिए रांची को ही देख लीजिए, जहां पर 3 तारीख को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की तारीख रखी गई थी, लेकिन वो तो टाइम बीत चुका है और कब ऐसा होगा कि उनको पोस्टल बैलेट से वोट डालने का मौका मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मताधिकार से वंचित करने का यह पूरा मामला है जिसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों कोल्हापुर जिले के हाथकरगले विधानसभा क्षेत्र में स्वाभिमानी क्षेत्र संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन से उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ रहे सत्यजीत पाटिल को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। साहूवाड़ी तालुका में राजू शेट्टी ने स्वाभिमान क्षेत्र संगठन के बारे में बताया है कि यहाँ पर यह काफी ज्यादा मौजूद है और इसीलिए राजू शेट्टी ने उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों उनके ऐलान के कारण अच्छे खासे यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है, वैश्विक शांति के लिए काम करने को लेकर उत्सुक है, यह बयान जारी किया गया है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से दुनिया भर में फिर से शांति आएगी या फिर अशांति और ज्यादा फैलने वाली है? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और क्या डोनाल्ड ट्रंप के जीत से अच्छा हुआ है खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर गलत हुआ है अरब देशों के लिए? जो भी आपको लगता है लिखिएगा जरूर। साथ साथ चुनाव में पराजय के बाद अंतर विरोध यानी आपसी विवाद की स्थिति का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी के असंध से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने एक बार फिर पार्टी के एक गुट पर हमलावर हुए और निशाना साधते हुए चौधरी उदय भान पर भी निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों हरियाणा में चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरवाने के लिए अगर किसी ने काम किया था तो हुड्डा और उनके बेटे ने किया था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के चुनाव में शिकस्त दिलवाई है। इनके कारण ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की रिपोर्ट मिल गई है। हालांकि राहुल गांधी इस पर जो निर्णय लेंगे वो चुनाव के बाद लेंगे, ये जानकारी मीडिया में दी गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। क्या कांग्रेस पार्टी को हरियाणा वाले मामले पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए? साथ साथ केरल के उपचुनाव से पहले पुलिस ने मंगलवार को रात केरल के अंदर महिला कांग्रेस नेताओं के कमरों में छापेमारी की है। दोस्तों चुनावी प्रचार के लिए पलकड़ आई कांग्रेस पार्टी की नेत्री बिंदु कृष्णा और शनि मोल उस्मान एक होटल में ठहरी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने उनके कमरों की तलाशी ली है। पुलिस को शक है कि चुनावी प्रचार में काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला। इस छापेमारी का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बुधवार को विरोध करते हुए पुलिस के चीफ के हेडक्वार्टर के बाहर जाकर कहा कि ये जो कार्रवाई की गई है लोगों को डराने के लिए किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव में अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों को हार का डर सता रहा है, इसीलिए बार बार इस तरीके की हरकतें की जा रही है। महिलाओं का अपमान किया गया है, उनके कमरों में जाकर छापेमारी की गई है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। क्या आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के बाद ये कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। दोस्तों केजरीवाल पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल रखी है और
पर भारतीय जनता पार्टी भी कैंपेन कर रही है दोस्तों। तो अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हटना चाहती है, क्योंकि इस बार का चुनाव उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है कई साल राज करने के बाद। और आम आदमी पार्टी क्योंकि 12-13 साल से शासन कर रही है, तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का भी माहौल है दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचती रहे। जय हिंद, जय